हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम MPC 005 जिसका नाम रिसर्च मेथड्स है उसका ब्लॉक 4 का यूनिट 1 का पार्ट 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं। पार्ट 1 में हमने क्वालिटेटिव रिसर्च के बारे में पढ़ा था डिटेल में, और क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च में क्या डिफरेंस होता है। आज हम इस सेकेंड पार्ट में एथनोग्राफी द मीनिंग के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। एथनोग्राफी के बारे में हमने पार्ट 1 में भी पढ़ा था कि ये क्वालिटेटिव रिसर्च है जिसमें क्या है कि जो एक्सपेरिमेंटर है, जो रिसर्चर है, वो डायरेक्ट कम्युनिटी में जाकर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है अबाउट सम एक पर्टिकुलर कल्चर के बारे में। जिस कल्चर के ऊपर उसको स्टडी करनी होती है, जिस कल्चर के ऊपर उसको इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ती है, तो उससे क्या करता है, वो उस कल्चर का ही पार्ट बनकर उस सोसाइटी में, उस कम्युनिटी में जाकर और फिर डायरेक्ट जो है जो इंफॉर्मेशन देते हैं, जो सब्जेक्ट्स हैं, जो रेस्पोंडेंट्स हैं, उनसे इंफॉर्मेशन चाहे ऑब्जर्वेशन मेथड से भी और क्वेश्चनर मेथड से भी डिफरेंट तरीके से, वो ओपन एंडेड क्वेश्चन से या क्लोज एंडेड से, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चन, तो उसके बेस के ऊपर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है। इसमें वो क्या चीज़ क्या है कि एक तो तरीका ये होता है कि वो खुद लोगों से बात करके और जो है इंफॉर्मेशन को कलेक्ट कर, कई बार क्या होता है वो जैसे उसने किसी के थ्रू वो कम्युनिटी में वो एंटर हो गया, उसके बाद उसने जब किसी से इंफॉर्मेशन ली, तो फिर उसके बाद जिससे उसने इंफॉर्मेशन ली फिर उनके कॉन्टेक्ट्स को यूज़ किया, फर्दर उनसे और इन्फॉर्मेशन ली, फिर जिनसे उसने नेक्स्ट जो है इंफॉर्मेशन ली, फिर फर्दर उन्होंने भी अपने कॉन्टेक्ट्स को के बारे में जो है रिसर्चर को बताया, फिर उसने उनसे इंफॉर्मेशन ली। कहने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, चेन सिस्टम को भी, जिसको हम बोलते हैं चेन सिस्टम को भी यूज़ किया जाता है, उन कॉन्टेक्ट्स को यूज़ किया जाता है फॉर गेटिंग इंफॉर्मेशन अबाउट दैट कल्चर, पर्टिकुलर culture or particular community. Now let us start. The method is also known as ethnomethodology और methodology of people, क्योंकि वो कल्चर कम्युनिटी के बारे में बात कर रहा है। एंड दिस टाइप ऑफ रिसर्च मेथड बेसिकली इंटेंड्स टू स्टडी कल्चर थ्रू क्लोज ऑब्जर्वेशन एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन, क्योंकि इसमें वो ऑब्जर्वेशन भी कर रहा है और साथ में उस जो कम्युनिटी जिसके बारे में वो इंफॉर्मेशन चाहता है उसमें वो खुद पार्टिसिपेट करता है। एंड इट फोकसेस ऑन स्टडिंग सोशल कल्चरल फिनोमिना ऑफ ए कम्युनिटी। द एथनोग्राफर या रिसर्चर, एक ही बात है, कलेक्ट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द सोशल कल्चरल फिनोमिना फ्रॉम ए लॉट्स ऑफ पीपल बिलोंगिंग टू द कम्युनिटी अंडरस्टैंडिंग, जो कि उस कम्युनिटी में रहते हैं, वो उनसे जो है इंफॉर्मेशन लेता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एथनोग्राफी। कई बार एग्जाम में मैंने उसको देखा है, कम से कम 8-10 बार ये लास्ट जो है 10 to 12 ईयर्स में इतनी बार ये आ चुका है, तो इसको आप है भी बहुत ईजी है। तो ऑन बिहाफ ऑफ देयर कम्युनिटी द पार्टिसिपेंट्स ऑल्सो आइडेंटिफाई एंड प्रोवाइड द रिसर्चर सम मोर रेस्पॉन्डेंट एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ देयर कम्युनिटी, क्योंकि जब वो रेस्पॉन्डेंट से इंफॉर्मेशन लेता है, जिसको हम पार्टिसिपेंट कहते हैं या सब्जेक्ट्स कहते हैं, तो फर्दर उसकी हेल्प करते हैं और आगे और को रेफर करते हैं, और फर्दर जो है सब जो रेस्पॉन्डेंट्स होते हैं वो जो है रिसर्चर्स को और ज़्यादा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, ऑल्सो नोन एज चेनिंग प्रोसेस। The data is therefore collected using a chain sampling in all empirical areas of the investigation. तो वो हर तरह के जो उसके जो इंफॉर्मेशन लेने के लिए हर तरह के रिसोर्सेज को थ्रू चेन सिस्टम को भी वो यूज़ करता है। द सेलेक्टेड सैंपल आर री इंटरव्यूड इन ऑर्डर टू एलिसिट डीपर एंड एम्बिगुअस रिस्पॉन्सेज। कई बार क्या होता है, जो सैंपल्स ने सेलेक्ट किया है उनसे बार बार इंटरव्यू लेना पड़ता है ताकि जो रिस्पॉन्सेज एकदम क्लियर हो और जो है डीपर जो है उसका जो उसको चाहिए इंफॉर्मेशन वो उसको सारी डिटेल में उसको मिल सके, और ज़्यादा प्रोबिंग करके वो इन्फॉर्मेशन उनको कलेक्ट करता है। द एथनोग्राफर स्टेज विद इन द कम्युनिटी फॉर मंथ्स, कई महीनों तक वो, जब तक उसका मेनली क्या, जब तक उसका स्टडी का पर्पस पूरा नहीं हो जाता तब तक वो उस जो है कम्युनिटी में रहता है, टू गेन मोर इन्फॉर्मेशन थ्रू चेनिंग प्रोसेस एंड टू कलेक्ट डाटा इन फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन ट्रांसक्रिप्ट एंड इंटरव्यू रिकॉर्डिंग, क्योंकि वो जो भी इंफॉर्मेशन लेता है वो ऑब्जर्व भी करता है, क्वेश्चनर भी यूज़ करता है, इसके अलावा क्या है वो जो जितनी भी इंफॉर्मेशन होती है इंटरव्यू को भी लेता है तो उसको रिकॉर्ड भी करता है। देन हम इसके बारे में कहते हैं कुछ सम कॉमन टर्म्स होती हैं यूज्ड बाय एथनोग्राफर। कौन से कॉमन टर्म्स होती हैं विच दे यूज फॉर द पर्पस ऑफ दिस स्टडी। फर्स्ट इज सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं, जो हमारे को कोई खाना, उसका पहनना, एक आर्ट, टेक्नोलॉजी, रिचुअल्स, इन सब में हमारे को जिस कम्युनिटी में वो रहता है, जिस कल्चर के बारे में वो स्टडी करना चाहता है उसमें दिखते हैं। एंड द एथनोग्राफर ट्राइज टू अंडरस्टैंड द कल्चरल कॉनोटेशन बिहाइंड द सिंबल। अब जो उसके कल्चर के बारे में मालूम करना चाहता है कि इन द फॉर्म ऑफ
जो सिंबल्स होती है कैसे मालूम होता है जब हम किसी कम्युनिटी में जाते हैं। अगर हम साउथ में जाते हैं, नॉर्थ में जाते हैं, या हम जैसे कश्मीर जाते हैं, हम किसी भी स्टेट में जाते हैं, तो हमें कैसे मालूम उनका, हम हर जगह का अपना खाना पहनना है ना, वो जो उनके जो रिचुअल्स हैं सब अलग अलग होते हैं, तो उससे मालूम होता है कि वो जो है क्या उनका एक पर्टिकुलर कल्चर का जो सिंबल्स होते हैं वो उसकी इन सब चीज़ों में दिखते हैं। नेक्स्ट है कल्चरल पैटर्न। कल्चरल पैटर्न में ये भी वही होता है कि मीनिंग ऑफ द सिंबल्स कैन नॉट बी अंडरस्टूड until it is paired with one or more symbol. Cultural patterning refers to study of cultural patterns formed to the relationship between two or more than, जो अभी अपने सिंबल्स की बात की, ये सब सिंबल मिलके जो क्या करते हैं, जो है कल्चर को बनाते हैं। देन टेक्निक नॉलेज, ये क्या होता है? ये क्या होता है? हमारे जो कल्चर के जो बिलीव्स होते हैं, इट रेफर्स टू दोज कल्चरल बिलीव्स विच आर फॉर्म इन नेचर, जो कि फिक्स होते हैं। हर कल्चर के अपने बिलीव्स होते हैं जो चलते रहते हैं, हमेशा कंसिस्टेंट होते हैं। दे आर सो डीपली एम्बेडेड इन देयर कल्चर दैट दे रियरली नीड टू बी डिस्कस बाय द मेंबर्स इन एन एक्सप्लिसिट वे, क्योंकि हर कल्चर में एम्बेडेड होते हैं और जो सालों से चले आ रहे हैं। एंड सच नॉलेज कैन नॉट बी ऑब्जर्व बट नीड्स टू बी इनफेड बाय द एथनोग्राफी। उस कम्युनिटी में एंटर करता है तब उस चीज़ को वो देखता है। फॉर एग्जाम्पल दी प्रीजुडिसेस और ऑर्थोडॉक्स बिलीव्स, जो हर कल्चर के अपने अपने होते हैं। देन सिचुएशनल रिडक्शन, इसको हम क्या बोलते हैं कि कोई भी हम जो सिचुएशन होती है वो क्या होता है, हमारे सोशल सिस्टम पे डिपेंड करती है। इट रेफर्स टू द बिलीफ ऑफ एथनोग्राफर्स दैट द सोशल स्ट्रक्चर्स and social dynamism are result of interaction of several social situations. For example, criminal acts can be due to poor economic condition, frustration, parenthood, यानी कोई भी सिचुएशन होती है उसके लिए बाकी फैक्टर्स भी जो होते हैं वो रेस्पॉन्सिबल होते हैं, वो सिर्फ एक सोशल सिचुएशन का ही रिजल्ट नहीं हो सकती। नेक्स्ट है एजम्पशन। हम क्या मान के चलते हैं कि एथनोग्राफी में कि जो है कुछ पर्टिकुलर एजम्पशंस होती हैं जिनको हम एथनोग्राफर जो है लेके चलता है। एथनोग्राफिक रिसर्च एज्यूम्स दैट मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च डिपेंड्स अपॉन इट्स एंड इफेक्टेड बाय द इंटरप्रिटेशन ऑफ कम्युनिटी cultural understanding. These are the chances that researcher overestimate the role of cultural perception and underestimate the role of causal reason behind सच कल्चरल बिलीफ। इसमें क्या होता है, कई बार जो रिसर्चर होता है वो किसी भी कल्चर को जिसको वो स्टडी करना चाहता है वो क्या करता है, उसको ओवर एस्टिमेट सोच कर लेता है कि ये कल्चर ऐसी है, और जो लेकिन जो वास्तव में क्या होता है, जो उसके पीछे के जो मेन रीजंस होते हैं, कॉजल रीजंस होते हैं, उनको वो क्या करता है, वो अंडर एस्टिमेट कर लेता है। क्योंकि इसमें मेन रोल क्या होता है, वो खुद उस कल्चर में चाहता है, उसका एक पार्ट बनता है, उसके सारे नॉर्म्स को अडॉप्ट करता है। तो कहने का मतलब कई बार क्या होता है, वो उस कल्चर में जिसमें रहता है उसको ओवर एस्टिमेट करने से जो है ये हम एज्यूम करके चलते हैं कि ऐसा एथनोग्राफी में होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है इट ऑल्सो एज्यूम दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल एज डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द टारगेट कम्युनिटी दैट रिक्वायर्स टू बी स्टडीड बाय द। ये भी वही पॉइंट है, क्योंकि जब वो उस कम्युनिटी के बारे में ओवर एस्टिमेट कर लेता है और कई बार यही नहीं मालूम होता कि वो उसको किसकी स्टडी करनी है, उसकी जो टारगेट कम्युनिटी है वो क्या होगी। नेचर एंड साइज ऑफ द कम्युनिटी एज वेल इंडिविजुअल परसेप्शन में प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल, क्योंकि उसका खुद का भी जजमेंट होना भी वो हम कई बार जो होता है जिस कम्युनिटी में उसका इंटरेस्ट होता है रिसर्चर का, तो उसका ये भी हम मान के चल सकते हैं कि एथनोग्राफी में कई बार वो उसका जानबूझ के उस कम्युनिटी का पार्ट बन जाता है जिसमें वो उसका इंटरेस्ट होता है। तो इसलिए क्या कहने का मतलब ये है कि इसलिए वो कई बार उस कम्युनिटी को आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाता कि उसको किस कम्युनिटी को लेना चाहिए। तो उसमें क्या होता है, चांसेस एग्जिस्ट दैट द एथनोग्राफर, फिर अगेन वही बात, में ओवर एस्टिमेट द रोल ऑफ कम्युनिटी कल्चर, जिसमें उसका इंटरेस्ट है। तो हमें मान के चलते हैं कि कई एथनोग्राफी रिसर्च में ऐसा हो सकता है कि जो एथनोग्राफर है वो अपनी इच्छा से जो है उस कल्चर में घुस जाए और जिसमें उसका इंटरेस्ट हो, एंड देन अगेन वो उस कल्चर को ओवर एस्टिमेट करे, लेकिन उसके जो जिस कारण से जो उसके पीछे के जो बिलीफ सिस्टम है, जो कॉजल रोल जो जिस कारण से वो सब हो रहा है, उसके जो बिलीफ सिस्टम है या परसेप्शंस क्या हैं, या उसके जो हमने अभी सिंबल्स के बारे में बात की, या हमने जो है कल्चरल बिलीफ के बारे में बात की, वो सब चीज़ें हैं कई बार क्या होता है उसके पीछे के जो रीजंस है वो उनको फाइंड आउट नहीं कर पाता। हमें एज्यूम करके चलते हैं कि एथनोग्राफी में ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट है ethnography further assumes that a researcher is an expert and is thorough with the norm and more of the culture। अब ये भी मांगे चलते हैं कि
ऑन द अदर साइड हम ये भी मान के चलते हैं कि जो एथनोग्राफर जो होगा, जो रिसर्चर होगा, वो एक्सपर्ट है अपने एरिया का, एंड द रिसर्चर इज ऑल्सो एज्यूम टू बी एक्सपर्ट इन द लैंग्वेज स्पोकन, कि वो जिस कम्युनिटी का पार्ट बन रहा है उसको नॉलेज भी पूरी है, और वो उसको जो लैंग्वेज जो यहाँ पे बोली जाती है, मान लीजिए कोई नॉर्थ इंडियन है, वो जो है स्टडी करना चाहता है साउथ इंडिया में, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जिस कम्युनिटी को सेलेक्ट कर रहा है उसके लैंग्वेज की उसको पूरी नॉलेज है, एंड ही और शी नोज to speak that particular language, and chances exist that the researcher may show biasness towards his or her culture while studying the public, जैसे हमने अभी सेकंड पॉइंट में पढ़ा कि कई बार क्या होता है, वो बायस होने के भी चांसेस होते हैं अगर उसका पर्टिकुलर उसमें इंटरेस्ट है, या इंटरेस्ट ना भी हो तो कई बार क्या होता है उसको नहीं, अगर वो कल्चर उसको जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम आती है तभी उसमें प्रॉब्लम होने के चांसेस होते हैं हमारे एथनोग्राफी रिसर्च जो होती है उसमें। टाइप्स में क्या होता है, मैक्रो का नाम से मालूम हो रहा है कि मैक्रो यानी बड़ा जो है बिग साइज, इसको लार्जर लेवल। इसमें क्या होता है, हम एक जो है जो स्टडी द कॉमन पर्सपेक्टिव स्टडी एट ए मोर लार्जर लेवल, जो भी बड़े वाइड फील्ड पे की जाती है, जैसे इंडियंस दे रखा है पूरे इंडियंस पे, टर्किश पे, उसको हम कहते हैं मैक्रो एथनोग्राफी। सेकंड है माइक्रो, जो कि एक छोटा पार्ट जिसको हम बोलते हैं स्टडी ऑफ मोर स्पेसिफिक कल्चरल ग्रुपिंग सच है, लोकल गवर्नमेंट है, टेररिस्ट है, इनके ऊपर स्टडी करना। नेक्स्ट है एमिक में क्या होता है कि इन ग्रुप और द मेंबर कल्चर, जो उस कल्चर में उस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं उनके रेस्पॉन्सेस के बेस के ऊपर स्टडी करना। एटिक में क्या होता है, जो उस कल्चर के बाहर हैं या ग्रुप के बाहर है, इस जैसे इट इज़ द एथनोग्राफिक अप्रोच अंडर विच द व्यू पॉइंट्स एंड रेस्पॉन्स ऑफ द आउट ग्रुप्स और मेंबर्स हु डू नॉट बिलोंग टू द कल्चर अंडर स्टडी आर नोटेड डाउन, उनके भी हम रेस्पॉन्सेज लेते हैं जो कि कल्चर के बाहर होते हैं, या जो हम ग्रुप पे हम स्टडी करना चाहते हैं वो उससे दूसरे ग्रुप में होते हैं, उस ग्रुप का पार्ट नहीं होते। तो उसमें क्या होता है कि देयर व्यू पॉइंट्स हाईलाइट द फिनोमिना बीइंग फॉलोड अंडर ए पर्टिकुलर, उनके भी व्यूज़ लिए जाते हैं कि जिस कल्चर का पार्ट नहीं है उसके बारे में उनके क्या व्यूज़ हैं। नेक्स्ट है पर्पस क्या होता है, इट हेल्प्स इन क्रॉस कल्चरल एनालिसिस। का मतलब क्या है कि इसमें एथनोग्राफी से हम क्या कर सकते हैं कि दो डिफरेंट कल्चर जो है उनके ऊपर उनको हम जो है कंपेयर कर सकते हैं, या दो कल्चर के बारे में एक साथ स्टडी भी हम कर सकते हैं। एंड इट हेल्प्स इन एनालाइजिंग द पास्ट इवेंट्स और द हिस्ट्री ऑफ द कल्चर। इसमें क्या होता है, जो पिछली हिस्ट्री है उस पर्टिकुलर कल्चर की, उसके बारे में भी जो हमें इंफॉर्मेशन मिलती है हम उसको एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा मेन पर्पस इसका क्या है कि ऑब्टेन अ डीप अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पीपल एंड देयर कल्चर। इसलिए हमारे को क्या होता है कि हम पूरा डिटेल में इंफॉर्मेशन लेते हैं पास्ट की, प्रेजेंट की, ठीक है, उसके बेस पे फिर हम फ्यूचर जो है अपना जो है बताते हैं कि फर्दर जो है हमें ऐसा जो है होने के चांसेस है जो हमारी स्टडी का, जिसको हम बोलते हैं आउटकम। नेक्स्ट है इट हेल्प्स इन स्टडिंग द बिहेवियर, एक्सपीरियंसेस, एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल इन ए मोर नेचुरल एनवायरनमेंट, क्योंकि ये जो है कंट्रोल कंडीशन में तो होगा नहीं, ये क्वालिटेटिव रिसर्च है। तो इसके लिए क्या है कि हमारे को जो कि एथनोग्राफी हम एक कल्चर पे कर रहे हैं, वो उस कल्चर का पार्ट बन के वो जब इंफॉर्मेशन लेता है तो क्या है, ये इसको नेचुरल एनवायरनमेंट में स्टडी किया जाता है, और उसी के में ही वो जो है रहकर एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रहकर अनकंट्रोल कंडीशन में ही जो है बिहेवियर, एक्सपेंसेस, एटीट्यूड ऑफ इंडिविजुअल को स्टडी किया जाता है। देन क्लोज ऑब्जर्वेशन इंक्रीज द चांसेस ऑफ वैलिडिटी इन द रिपोर्ट्स एंड थ्योरी फॉर्मुलेटेड, क्योंकि इसमें क्या है क्लोज ऑब्जर्वेशन हम बहुत कि सारा कुछ ऑब्जर्वेशन पे ही है इसके अंदर। तो उसमें क्या होता है, वैलिडिटी का मतलब क्या था कि जिस पर्पस के लिए हमने जो रिसर्च बनाई है वो उस पर्पस को पूरा करे। तो क्योंकि वो खुद ही पार्टिसिपेट कर रहा है तो और बहुत क्लोजली ऑब्जर्व कर रहा है पूरी कम्युनिटी को, कल्चर को, तो इसमें वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। और जिसके बेस के जो हमारी जो हम नई थ्योरी जो या जिसको हम बोलते हैं कि हम अपना जो कंक्लूजन देते हैं उसके बेस पे जो हमारी जो है थ्योरी को हम जनरलाइज कर सकते हैं उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए। स्टेप्स क्या होते हैं, सिलेक्शन। सबसे पहले जैसे हर एक रिसर्च में होता है कि हमारे को जो है मस्ट बिगिन विद द सिलेक्शन ऑफ कल्चर, हमें किस कल्चर के ऊपर स्टडी करनी है। पहले नंबर 1 पे हम जो रिसर्चर होता है वो उसका इंटरेस्ट होता है कि उसको किस टॉपिक के ऊपर, किस कल्चर के ऊपर स्टडी करनी है, वो पहले उसको सेलेक्ट करता है। देन कम टू रिव्यू ऑफ लिटरेचर, फिर उससे रिलेटेड, उस कल्चर से रिलेटेड जितनी भी स्टडीज़ हुई हैं, जो भी उसको इन्फॉर्मेशन मिलती है ऑनलाइन, ऑफलाइन, प्राइमरी डाटा, सेकेंडरी डाटा, सबसे मिलकर वो इन्फॉर्मेशन को लेता है और अपना एक स्टडी का स्केच बना देता है।
ठीक है। नेक्स्ट आइडेंटिफिकेशन वेरिएबल, जैसे हर एक रिसर्च में होता है कि वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या रहेंगे, जो उसने वेरिएबल्स लेने हैं रिगार्डिंग जो उसकी कल्चर से रिलेटेड हैं, जो उसकी स्टडी से रिलेटेड हैं। द रिसर्चर देन आइडेंटिफाइज वेरिएबल विच इंटरेस्ट हिम और हर एज वेल एज द मेंबर्स ऑफ द कल्चर नीड्स टू बी एक्सप्लोर्ड। देन एंट्री, ये सब होने के बाद क्या करते हैं, कैसे उसको एथनोग्राफर को उस कल्चर में एंटर करना है, वो होता था एथनोग्राफर देन ट्राइज टू एंटर द कल्चर एंड गेन द एक्सेप्टेंस, क्योंकि उसको सिर्फ एंटर ही नहीं करना है, उसको जो बाकी मेंबर्स उस कल्चर के उनसे एक्सेप्टेंस भी लेनी है। कई बार क्या होता है, कई बार वो ऐसा हो जाता है कि लोग एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते किसी दूसरे आदमी को। हमें अगर ट्राइबल के ऊपर स्टडी करनी है तो हमें जब हम उस कम्युनिटी में जाएंगे तो दे आर वेरी वेल कंटेंट टू, किसी को भी अपने कल्चर में नहीं आना देना चाहते, तो उसके लिए भी आपको बहुत ज़्यादा उस टाइप से होना पड़ता है रिसर्चर को, एथनोग्राफर को, कि बहुत ही कुछ ऐसे कॉन्टेक्ट्स बनाने पड़ते हैं या किसी अपने नॉन टू के थ्रू सोसाइटी में उस कल्चर में एंटर करना पड़ता है। तो एक्सेप्टेंस होनी बहुत ज़रूरी है इसमें। एंड कल्चर इमर्शन में, क्योंकि वो काफ़ी टाइम तक रहता है उस कल्चर में, कई बार महीने लग जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें उसको एक रैपर्ट बनाने में बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। एथनोग्राफर लिव इन द कल्चर फॉर मंथ्स और इवन ईयर्स, कई साल तक भी रह सकता है, विच दे हैव चूजन टू स्टडी, डिपेंड अपॉन कौन सी स्टडी चूज की। द मिडल स्टेजेस ऑफ द एथनोग्राफिक मेथड इन्वॉल्व गेनिंग इन्फॉर्मेशन, जो कि मेन उसका क्या होता है कि जब अगर लंबी स्टडी है तो उसको कैसी इन्फॉर्मेशन लेनी है, जितना ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग होंगे तभी तो उसको उन्हीं लोगों से तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी, यूज देम टू गेन येट मोर इन्फॉर्मेशन। जैसे हमने बात की चेनिंग प्रोसेस की कि एक लंबी स्टडी है तो इन्फॉर्मर जो होंगे वो फर्दर आगे अपने कॉन्टैक्ट्स को बताएंगे ताकि वो फर्दर जो है इन्फॉर्मेशन और ज़्यादा दे सकें। देन डाटा कलेक्शन, जब ये हो गया कम्युनिटी में एंटर हो गया, एक्सेप्टेंस हो गई, और उसके बाद क्या होता है फिर डाटा कलेक्ट करना और शुरू कर देता है, कैसे इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जर्वेशन, ट्रांसक्रिप्ट एंड इंटरव्यू रिकॉर्डिंग एंड टेपिंग। यानी ऑब्जर्वेशन से भी करता है, क्वेश्चनर भी होते हैं और इंटरव्यू भी लेता है ओपन एंडेड क्वेश्चन से या जो भी है क्लोज एंडेड से, और इसके जो इन्फॉर्मेशन से सारी को वो रिकॉर्ड करता है सबको। डेवलपमेंट ऑफ थ्योरी, आफ्टर एनालाइजिंग द डाटा द रिसर्चर फॉर्मुलेट्स थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ द रिजल्ट एंड रिपोर्ट्स अचीव्ड। जब सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, सारा जो डाटा हमको मिल जाता है, फिर उसको एनालाइज करके हम अपने रिजल्ट्स को बनाते हैं और रिपोर्ट्स को बनाते हैं। अब है एथिकल गाइडलाइंस क्या होती हैं, कि हमें एथिकल का मतलब है बहुत ज़रूरी होता है, हर रिसर्च में एथिक्स होने बहुत ज़रूरी है। हमें कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन करना होता है, हमें जो इन्फॉर्मेशंस होते हैं, जो सब्जेक्ट्स होते हैं, उनसे पूछ के कि वेदर दे एग्रीड और नॉट टू गिव द इंफॉर्मेशन एंड ऑल द इंफॉर्मेशन विच दे विल प्रोवाइड विल बी केप्ट कॉन्फिडेंशियल। ये हमारे को हर जो है रिसर्च में इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना होता है। इवन आप जब केस स्टडी करते हो तब भी आपको कि तभी जो आपका जो क्लाइंट होता है वो ही और शी फील्स कंफर्टेबल एंड स्टार्ट्स टू गिव हिज और हर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द स्टडी पर्पस। देन अब इसमें क्या है कि जो है रेस्पोंडेंट्स एंड द रेस्पॉन्स शुड बी रेस्पेक्टेड बाय द रिसर्चर। जो रेस्पोंडेंट हैं उस कम्युनिटी के जिनमें से वो इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए उसको। रिसर्चर को कहीं भी ये ना लगे जो है रेस्पोंडेंट्स को कि उनको डिग्रेड किया जा रहा है या उनकी इन्फॉर्मेशन को कहीं पे काटा जा रहा है। उसके बाद कहता है रिसर्चर मस्ट शो रिस्पेक्ट एंड बिलोंगिंगनेस टू द कम्युनिटी ही और शी। सिर्फ रेस्पोंडेंट नहीं बल्कि जिस कम्युनिटी में वो रह रहा है, जिससे वो बिलोंग करता है, उसको ड्यू रिस्पेक्ट देनी होती है। एंड द रेस्पोंडेंट्स मस्ट बी मेड अवेयर ऑफ व्हाट इज बीइंग एनालाइज्ड बाय द रिसर्चर। जो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं उनको ये पता होना चाहिए कि जो रिसर्चर है वो क्यों और क्या स्टडी वो करना चाहता है उनके ऊपर, और उसको मेक श्योर को ये भी रिसर्चर को ये भी उनको बताना पड़ता है जो इन्फॉर्मेशन ले रहा है, जैसे वो रिकॉर्ड भी कर रहा है, तो आफ्टर कंप्लीशन स्टडी ही और शी विल प्रोवाइड द ऑल द रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन जो भी उसने ली है रिसर्चर ने, उनको एश्योर करना पड़ता है कि जो रेस्पोंडेंट्स हैं उनको वो सारा का सारा बाद में उनको अवेयर कराएगा इस चीज़ से कि उसने कैसे कैसे जो फाइंडिंग्स निकाली है, क्या रिपोर्ट बनाई है। एंड रिसर्चर कहने का मतलब कि उसको शेयर करेगा अपने जो उसने रिपोर्ट बनाई है। रिसर्चर मस्ट इंश्योर दैट मेंटेन कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रिसर्चर नहीं आएगा इसमें, कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ द रेस्पोंडेंट्स आएगा कि रिसर्चर को ये भी इंश्योर करना पड़ता है कि जो भी इंफॉर्मेशन रिसर्चर जो रेस्पोंडेंट दे रहे हैं वो सब कॉन्फिडेंशियल रखी जाएगी, किसी के साथ शेयर नहीं की जाएगी, और दिस इज ओनली फॉर द स्टडी पर्पस। Next, coming to researchers should be aware of the expected risk and benefit, including the psychological and social aspect
वाइल परफॉर्मिंग द रिसर्च। कई बार क्या होता है, उसको जब रिसर्चर उस कम्युनिटी का पार्ट बनता है, एथनोग्राफर जो उस एथनोग्राफी रिसर्च के लिए जब उस कम्युनिटी में एंटर करते हैं, उस पर्टिकुलर कल्चर में एंटर करते थे, मैंने आपको बताया कि ट्राइब्स हैं, कई बार वो नहीं कर पाने देते एंटर, और वो मारपीट तक हो जाती है। तो वो ये कह रहे हैं कि उसके लिए उसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि एक्सपेक्टेड रिस्क क्या हैं, क्या बेनिफिट्स हैं और क्या रिस्क हैं अपनी रिसर्च को करने के लिए। तो ये चैप्टर भी हमारा यहीं पे ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ब्लॉक 4 का ही यूनिट 2 स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर